हाँ, ये बोर्ड लेवल का है, ठीक है। लेकिन समझना इसके बोर्ड लेवल का है, लेकिन ये जो है ना इसके बिना कुछ आएगा ही नहीं। एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, जिसको ये समझ में आएगा, जिसका ये क्लियर होगा ना, उसी के ही एंट्रेंस के सवाल बन सकते हैं। उसके बाद देखो, अब मैंने क्या बताया था तुम लोग को अभी ऐसे, ये पुली था, ये M2 था, ये M1 था, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। जब एक्सेलरेशन बताने की बारी आएगी, तो हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले अलग से लिख ली है, ठीक है। और अब हम अब यहाँ पे जो है ना इसका ड्रॉ करते हैं एफबीडी। याद रखना, इस पूरे चैप्टर का जो सोल पार्ट होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, वो होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम सबको अच्छे से बनाने आना चाहिए। उसके लिए हम करते हैं कि बॉडी को फ्री करते हैं। ये M1 को हमने फ्री कर दिया। याद रखना, हम यहाँ पे M1 M2 को साथ में नहीं ले सकते, बिकॉज इनका एक्सेलरेशन सेम नहीं है। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम, ठीक है। और सिस्टम में होने के लिए एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ये मैंने M1 यहाँ पे दिखाया, M1G फोर्स ग्रेविटी की लगा रही है। उसके बाद दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन। टेंशन फोर्स मैंने बता के रखा था, स्ट्रिंग में हमेशा कैसा लगता है, आउटवर्ड। यहाँ पे कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। यहाँ पे टेंशन टी लगा दिया मैंने। हमको फोर्स पहचानने आनी चाहिए, क्या इस M1 के ऊपर और कोई फोर्स लग रही है? आंसर इज नो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, M2 का एबीटी ड्रॉ किया। M2 पे कौन सी फोर्स लगती है? M2G, वो तो हमेशा नीचे लगेगी। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कैसा था? मैंने बताया था कि पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है ना, वो कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टेंशन टी, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे दूसरी बात अब आती है कि ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब M2 मैंने बताया था कि M2 भारी है M1 से। एक बात पक्की है कि M2 नीचे जाएगा, मतलब M2G यहाँ पे ये भारी है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, ठीक है। और M1 हल्का है, ठीक है। हल्की चीज हमेशा कैसी जाती है? ऊपर जाती है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो ये ए ऊपर की तरफ है, तो मैं बोल सकता हूँ टी, जब ऊपर है एक्सेलरेशन, तो टी M1G से बड़ा होगा, तभी ना ऊपर जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि पहली बात तो नेट फोर्स जो होता है ma होता है, और दूसरी बात क्या थी कि जो डायरेक्शन होता है, जिधर भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, उधर ही क्या लग रहा है? उधर ही नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। था ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जिधर चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम किधर चेंज होगा? जिधर एक्सेलरेशन होगा, उधर लग रहा है नेट। अब ये देखो, टी ऊपर है, M1G नीचे, तो टी माइनस M1G इक्वल्स टू M1A हो जाएगा ना। हमने क्या लिखा यहाँ पे? नेट फोर्स लिखो, ठीक है। नेट फोर्स कितना होगा? टी माइनस M1G, और यहाँ लिखते हैं हम लोग M1A, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था? ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? एक तरफ तुम लिखो ma, और एक तरफ तुम जितनी भी बॉडी पे नेट फोर्सेज लग रही हैं, उनको तुम लिख दो विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे टी ऊपर है, तो मैंने टी के लिए पॉजिटिव यूज किया। M1G नीचे, तो मैंने उसके लिए नेगेटिव यूज किया। और मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो मैंने पहले टी को रखा, ठीक है। तो मेरा ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो M2G नीचे लग रहा है, ठीक है। और टेंशन टी, अब नेट एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब M2G बड़ा होगा टी से, तो M2A हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया था कि दोनों में, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, और हमने दूसरी बात बोली थी कि दोनों का एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैसी होगी? सेम होगी। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन
कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, हम लोग जाके आगे में देखेंगे कि ऐसे भी सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऐसे करके पुलिस होती है, ठीक है, और भी फिर ऐसे करके होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ए और ए सेम ना हो, फिर उसमें हमको ए का रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो कांस्टेंट इक्वेशन में पढ़ेंगे। कांस्टेंट इक्वेशन हमारे बोर्ड में कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है, उसकी हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट वाली क्लास, कांस्टेंट। अभी यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अब मुझे ए निकालना है क्योंकि क्वेश्चन ही ये था कि ए निकालना है। तो अब जब ए निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करूंगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो m2g माइनस m1g इक्वल्स टू ए कॉमन ले लिया m1 प्लस m2, ठीक है, ए कितना हो जाएगा, g कॉमन ले लो, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m, ठीक है, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये और हमसे ये भी बोला जाएगा टेंशन निकालो, ठीक है, तो टेंशन भी निकालेंगे हम लोग इसके बाद। लेकिन अब जो हमने निकाला एक्सेल फॉर्मूला, ठीक है, उसको थोड़ा फील करो। मान लो कि मास हमारे पास है 5 केजी, ठीक है, और ये भी 5 केजी, तो क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा? हमको पता है कि दो लोगों को लटका दो, दोनों का बिल्कुल सेम मास है, तो वो ना ना ऊपर खिसकेगा कोई, ना नीचे खिसकेगा, है ना? तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पुट कर दो, 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0, ठीक है? तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब अगर ऐसा बोला जाए कि ये वाले ब्लॉक का मास 5 केजी है और ये वाले ब्लॉक का मास है 2 केजी, ठीक है? अब अगर देखो अगर यहाँ स्ट्रिंग नहीं होती तो 5 केजी एकदम फ्री फॉल करता तो उसका एक्सेलरेशन 10 हो जाता। M2 वाला फ्री फॉल करता, उसका भी एक्सेलरेशन कितना होता? 10 होता अगर फ्री फॉल होता। मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं है, किसी की दुनिया में धरती पे किसी भी चीज को फेंक दो फ्रीली तो उसका एक्सेलरेशन 10 होता है या 9.8 बोल सकते हो एक्यूरेटली। अब अगर यहाँ पूछा जाएगा कि M1 के 5 केजी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैंने बोला कि A इक्वल्स टू G 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 बाय M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7, दैट इज 3 बाय 7 G। जी हमारा कितना होता है 10 हो जाता है, तो 3 इंटू 10 30 बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28, बचा कितना 2, 7 2 जा 14, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 4.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 10 से काफी कम है। और तुम बोल भी सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन 10 से क्यों कम है 5 केजी का, क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं कर रहा है, इसको ऊपर खींचने वाला एक फोर्स है टेंशन फोर्स। ये टेंशन चूंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट लग रहा है, इसलिए इस टेंशन ने क्या किया, इसके एक्सेलरेशन को कम कर दिया। ये नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन के साथ 5 केजी 4.28 के साथ, जो इसका एक्चुअल होना चाहिए था 10 अगर फ्रीली गिरता, लेकिन अभी इसका एक्सेलरेशन कम हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसको नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे नहीं गिर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है ना, ठीक है, वो इसके mg से बड़ा है, ठीक है। देखो अगर हमसे ये पूछा पूछा जाए कि टेंशन फोर्स क्या होगा, सिर्फ आंसर ला करके हम चीजों को नहीं देखेंगे, हम उसके पूरा देखेंगे कि हो क्या रहा वहां पे एक्चुअली, ताकि अगर हमारे सामने कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए ना तो हमको उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अभी हमने पूछा जाएगा टेंशन फोर्स क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था टी माइनस M2G इक्वल्स टू M2 है। तो टी क्या हो जाएगा हमारा, M2 ब्रैकेट में G प्लस ए, तो टी कितना हमारा हो जाएगा, M2 कितना है, M2 हमारा था 2 kg यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका अगर प्रॉपर्ली फॉर्मूला बना दूं ना अच्छे से तो ज्यादा सही रहेगा। कैसे देखो, अगर टी का फॉर्मूला निकाला तो टी हो जाएगा हमारा M2 ब्रैकेट में G प्लस ए, व्हाट इज ए हियर, G M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा M2, और यहाँ से G को भी कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचेगा। हाँ, ए का फॉर्मूला नीचे वाला है, ठीक है, ये ए का फॉर्मूला हो गया। मैं तुम्हें कभी अभी तो मैंने तुमको प्रॉपर बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमको पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ।
लेकिन अगर हमारे एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है ना, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक होते हैं, ठीक है, हमको इतना कुछ झंझट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं तुमको, तभी तुमको बहुत ट्रिक यूज करके तुम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कंसेप्ट से हम लोग, इसके ट्रिक होते हैं जिससे कि हम लोग एंट्रेंस वाले क्वेश्चन एक एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये M1 + M2, यहाँ पे 1 + M2 - M1, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 + M2 प्लस M2 - M1, ये हो जाएगा M, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, M1 + M2 + M2 - M1, ये कट गया, तो बचा यहाँ पे T माइनस, टी ऊपर बड़ा होगा, ठीक है, ऊपर जाएगा T - M2 जी, ये हमने पहले M1 को बढ़ा लिया था ना, देखो तो सर पहले पहले टी और M1 में टी को बढ़ा लिया था। हमने बड़ा किसको लिया, M1 को बढ़ा लिया कि M2, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने किसको बढ़ा लिया, M1 को कि M2 को, M2। M2 को बढ़ा लिया ना, यहाँ पे मेरे को M2 को लिखना होगा, एक मिनट, M2 बड़ा है ना, अगर यहाँ पे आएगा 5 kg, यहाँ पे आएगा 2 kg, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। T माइनस, अगर मैंने M2 को बढ़ा लिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर M2 बड़ा है, ठीक है, M1 से, तो ऑब्वियस सी बात है M2G, और ये T है, M2 बड़ा है तो मैं लिख सकता हूँ M2G - T = M2 है, ठीक है। देखो तो ये इक्वेशन लिखा होगा तुम लोगों ने पहले, तो यहाँ लिख सकते हो हम लोग T = M2G - M2 है, ये हो जाएगा M2 G माइनस A कितना है हमारा, G बाय M1 + M2, ये हो जाएगा M2G बाहर आ गया, M1 + M2 - M2 एक जगह जगह कर, कौन शोर कर रहा है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा M2G। अब ये M2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, M1 + M1 बचेगा, दैट इज 2M1 बाय M1 + M2, ठीक है। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या, एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, मैं साफ से लिख देता हूँ, T = 2M1 M2 G बाय M1 + M2, ठीक है। ये हमारा हो गया टेंशन के लिए एक्सप्रेशन, जी कॉमन ले लिया, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अभी जरा सा देखो, जो मैंने तुम लोगों को करवाया ना, ठीक है, उसी को थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे 5 kg है, 2 kg है, ठीक है, ये 5 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, और 2 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है 10 × 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, बाय M1 + M2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, दैट इज 30/7, ठीक है, 4.28 हमने मीटर पर सेकंड पर अभी एक्सेलरेशन देखा था। उसके बाद देखो, ये वाला ब्लॉक जो है ना, जो 5 kg वाला ब्लॉक है, अगर मैंने टेंशन निकाला स्ट्रिंग में, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 2M1 M2, दैट इज 5 × 2 दैट इज 10 इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूँ, बाय M1 + M2 कितना हो जाएगा, 7, दैट इज मेरा हो जाएगा 200/7 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 7 × 7 × 14, कितना बचा, 6 7 56 7 5 35,
28.35 न्यूटन हमारा हो जाएगा स्प्रिंग में टेंशन। क्लियरली इसके लिए M1G कितना हो जाएगा 20 न्यूटन और इसके लिए M1G कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। देखो जो टेंशन हमारा आएगा ना आंसर वो 20 और 50 के बीच में आ रहा है। ये टेंशन 20 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि टेंशन बड़ा है इसलिए ये 2 kg वाला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे कितना 50 न्यूटन फोर्स है, टेंशन कितना 28.5 है, तो M2G बड़ा है, नीचे वाला ज्यादा बड़ा है, ऊपर वाला टेंशन छोटा है, ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये खाली मैं तुमको फील करवाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हमारा तो ये फॉर्मूला रेडी है, ठीक है, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है, किसी को इस पे कोई डाउट नहीं है, बाकी प्योर मैथ्स है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें और सम कैसे आते देखो, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे ना एक टेबल है और यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि दूसरा ब्लॉक है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। ये पूछा गया है कि फाइंड, फिर बोला गया है जो मैंने इंफॉर्मेशन ये है, पहला कि पुली एंड सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग इज massless and inextensible, ठीक है। और बोला गया है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन दी गई है और M1 M2 हमको दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि M1 M2 से बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ अब बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। तो वापस से वही हमारा कि पुल्ली एंड सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होगा, सेम, ठीक है। सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसको कोई चीज पीछे रोकने वाली नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है, ये भी 1 सेंटीमीटर राइट में जाएगा, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी और दोनों की एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। याद रखना एक चीज मैं तुमको पहले ही बार बता देता हूँ कि हर समय दो बॉडी का एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हमारे सामने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे हमको एक्सेलरेशन को रिलेशन निकालने आना चाहिए कांस्टेंट इक्वेशन के हेल्प, ठीक है। जब वो सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैंने इसका अगर एबीडी ड्रॉ किया, ठीक है, तो एबीडी ड्रॉ करने का सबको तरीका आता है, ठीक है। बॉडी को फ्री करो, फ्री किया, ठीक है, और सिर्फ वही फोर्सेस दिखाओ जो बॉडी के ऊपर लग रही है, M1G, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिंग को काटा अगर, ठीक है, तो मुझे पता है कि स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा कैसा लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो ब्लॉक पे ऐसा लगेगा, तो ये टी मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है अपने एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे ये क्या होता है, हमेशा ऐसे नीचे की तरफ ससरेगा, यानी कि इसका मोशन कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ए दिखा देते हैं, ये हमारा M1 का हो गया। अगर हम M2 की बात करें तो M2, ठीक है, यहाँ पे अगर इस M2 की बात करें तो यहाँ पे अगर हमने काटा स्ट्रिंग को अगर ऐसा, ठीक है, तो ये हमको दिखाएगा, यहाँ पे टेंशन दिखाएगा टी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है ना, एक ही स्ट्रिंग चल रही है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में एक ही स्ट्रिंग जा रही है, पूरी एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। अगर स्ट्रिंग बदल जाती है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था ऐसे वाला, ये एक स्ट्रिंग थी, दूसरी स्ट्रिंग थी, अगर स्ट्रिंग बदल जाती है ऐसे तो टेंशन फिर अलग अलग होता है, फिर अलग अलग लेते हैं, सेम हो सकता नहीं हो सकता अलग बात है, लेकिन अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन कंपल्सरी है सेम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है, अब यहाँ पे तुम बोलोगे और कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो एक फोर्स इस पे M2G नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा,
लेकिन वो M2G और नॉर्मल से हमको अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो वर्टिकल में अगर हमने M2G और नॉर्मल लगाया भी ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, सारा फोर्स किधर है, टुवर्ड्स राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए हमारा हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे इक्वेशन मैंने क्या लिखा, T इक्वल्स टू M2A। ठीक है, दिस इज T इक्वल्स टू M2। और यहाँ पर मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो तो M1G बड़ा है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन पूरा नीचे हो रहा है, मतलब दो फोर्स है, तो ये M1G बड़ा होना चाहिए T से। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन, या किसी को भी सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं। हमें क्या निकालने बोला गया, T ए निकालने बोला गया, तो T को एलिमिनेट करो। तो T को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। हम जब ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं M1G इक्वल्स टू ए कॉमन ले लो, M1 प्लस M2। ए क्या हो जाएगा हमारा M1G बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। और टी निकालने के लिए बोला जाएगा अगर, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, M2A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M1 M2G बाय M1 प्लस। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से निकाल लिया। आई थिंक सबको समझ में आ गया। बेसिक पे हमको बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, बेसिक पे हमको बिल्कुल स्टिक करके रहना। ठीक है, so this is how we find the tension in the and the acceleration of the block। उसके बाद आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है ना, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जिस ट्रिक से तुमको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये ब्लॉक अगर ऐसा है, तो जो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, M1 और M2। अब तुम्हारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में आता है 3 मार्क पे, तुमको या एंट्रेंस में आता है, एंट्रेंस में हम थोड़ी इतना बैठ के लंबा करेंगे, हमको वहां पे टाइम बचाना है। तो इसको क्या करो, ऐसा सोचो कि पूरा फैला दो इसको। ये एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक फोर्स ऐसे लग रहा था, तो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो क्या करो, फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो क्या करो, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर देखें तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो M2G माइनस M1G नेट फोर्स हो गया, बाय टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2। तो G कितना, G M2 माइनस M1 M1 प्लस M2। मैं आगे के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी तुमको इसी ट्रिक से फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। ये यहाँ पे लगते हुए दिख रहा है। अगर मान लो ऐसा हो कि यहाँ पे ऐसा वाला था, ये मुझे फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो मैंने बोला कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे तो खाली नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इसके ऊपर। तो इसको अगर मैंने फैलाया, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये था हमारा M2 था ना, M2G नेट फोर्स कितना लग रहा है, जो कि हमने खींचा इसको, तो M2G बाय टोटल मास कितना है इसका, M1 प्लस M। दिस इज द एक्सीलरेशन। और एक बार एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार के लिए खाली नोट कर जाओ। ये थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया होगा, मैं ना इसके काफी सारे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से नोट कर। तो उसके बाद अब आगे हम देखते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो कि ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, ये फोर्स F है, तो मैंने बताया था कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, और फोर्स अगर हम ऐसा लगा रहे हैं एंगल थीटा पे, तो पूछा जाएगा कि बताओ इसका कितना एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते थे कि हॉरिजॉन्टल पे कितना फोर्स हो जाएगा, F cos थीटा। ठीक है, और वर्टिकल पे कितना हो जाएगा, F sin थीटा। अभी F sin थीटा अगर छोटा है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल पे, हो जाएगा F cos थीटा।
बाय मास कितना है m है, तो बाय m कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हमको दिए जाएंगे, हम इसको कर सकते हैं। ये हमने पहले भी किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक हमारे सामने एक ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे एक ब्लॉक को हमने रखा, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा है फोर्स mg, ठीक है, तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो, या एंगल हमको थीटा दिया गया। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब थीटा एंगल है तो यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स जो लगेगा वो होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगता है, ठीक है। अब यहाँ से ना हमारे क्वेश्चन जो है ना, मेनली हम डील करेंगे ये वाले क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स वाले, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, टेंडेंसी टू कंप्रेस द बॉडी। अब हम अपनी एक्सिस कैसे, मतलब एक्सेलरेशन अगर होगा तो हम कैसे सोचे, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल पे होता तो मैं ड्रॉ करता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन याद रखना हमारा जो एक्सिस को चूज करते हैं ना, तो हमारा एक कन्वीनियंट वे ये होता है कि हमेशा हम लोग पहले ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि बॉडी किधर मूव करे, जिस डायरेक्शन में भी बॉडी मूव करती है ना, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सिस को चूज करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सिस को मैंने ऐसे चूज किया, ये मेरा हो जाएगा एक एक्सिस ऐसे, कि बॉडी किधर जाएगी, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जाएगी, तो मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, और दूसरा एक्सिस मेरा कैसा जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो दूसरा एक्सिस तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस को चूज करने का क्या नियम है, हमेशा सोचो कि बॉडी किधर मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ना, उसके अलोंग ही लो एक्सिस, उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एन। अब ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली यहाँ से देख लो, ये थीटा अगर है, ठीक है, तो अगर मैंने एक्स एक्सिस को अगर ऐसा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे mg को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये मेरा mg, ठीक है। mg हमेशा कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल फोर्स है इस लाइन के लो, ठीक है, ये देखो एन दिखा दी मैंने यहाँ पे। अब ये अगर एंगल की बात की जाए तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा, क्लियरली देख सकते हो, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो भाई यहाँ से बोल सकता हूँ ये थीटा, तो ये भी थीटा, पैरेलल लाइन से, ठीक है। अच्छा, ये mg अगर है, तो मैंने अगर ये देखा तो mg वर्टिकल लेकर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, देखो तो ये y एक्सिस दिख रही है ना, x एक्सिस y एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, तो आंसर है 90 होता है, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो ये कितना थीटा हो जाएगा, देखो ये एंगल सबको ड्रॉ करने आना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने पूछा कि मेरे से पूछा गया कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, तो मेरी एक्सिस कौन सी है, एक तो वाई एक्सिस ये हो गई और एक्स एक्सिस ये वाली हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अलोंग
एक्स एक्सिस नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मतलब इस एक्सिस के लोग नॉर्मल फोर्स का तो कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो नॉर्मल का इसके अलों कितना एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। mg का इसके अलों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg cos 90, या mg ये cos थीटा है तो mg sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा इधर इसके लोग, और सिग्मा एफ वाई ठीक है। हमको पता है बॉडी कैसे ससरता है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ससरता है, कौन उसको खींचता है नीचे की तरफ, तो आंसर है mg sin थीटा खींचता है। अगर मैं हमको ये पता है कि बॉडी कभी भी जो है ना इंक्लाइन प्लेन को छोड़ के ऊपर नहीं उड़ता है, या इंक्लाइन प्लेन को से लेकर के अंदर नहीं जाता है, यहाँ पे हमेशा स्टेशनरी रहता है। क्यों ऐसा स्टेशनरी रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स लगता है और जो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा, नीचे वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये सेम होगा। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, एन ऊपर को ले लिया प्लस और नीचे को हमने ले लिया माइनस mg cos थीटा, और हमको पता है प्रैक्टिकल लाइफ से ये स्टेशनरी होता है तो इक्वल टू जीरो, एन कितना हो जाएगा mg cos, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होता है, mg cos थीटा के इक्वल होता है, लेकिन जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो किसके इक्वल होता है, mg sin थीटा। तो विच फोर्स पुल्स द बॉडी डाउन, तो आंसर है mg sin, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे सामने अब से तुमको दिमाग में बैठा लेनी है, कभी भी हमको इंक्लाइन प्लेन दिया जाए और तुमको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको ये कंसेप्ट तो आना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए, लेकिन अगर हमको शॉर्टकट को यूज करना है ना, तो हमसे पूछा जाएगा कि mg ब्लॉक है, बताओ इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा, तो मैंने बोला mg sin। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना होगा, तो आंसर n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ऐसा। और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल लाइफ से तुम देखो ना, अगर तुम देखो अगर ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा बाय m, दैट इज g sin। तुम देखो अगर तुम्हारे पास मान लो कोई झूला है, ठीक है, और वो झूले का अगर एंगल मान लो है 30 डिग्री, तो तुम किस एक्सेलरेशन से ससरोगे, तो आंसर है g बाय 2 से। तुम सोचो अगर मान लो भाई झूले का अगर एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, एंगल 60 डिग्री कर दिया, किससे नीचे ससरोगे, जी साइन 60 से। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 मतलब ये हमारा हो जाएगा 1.73, ठीक है, इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 1.7 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बड़ा एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन होता तो हम कैसे होते हैं, हम सर से गिर जाते ना, क्यों गिर जाते सर से, क्योंकि वहां पे हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। और सोचो ना अगर वर्टिकल होता, वर्टिकल अगर हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल होता है। जरा पुट करो तो यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाएगा, थीटा ऐसे था ना, थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 90, साइन 90 कितना हो जाता है 1, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा होता है, और उसका नॉर्मल फोर्स कितना होता है, mg cos थीटा। अधिकतर एक मिसकंसेप्शन होता है, सुना ध्यान से, एक मिसकंसेप्शन होता है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा mg के इक्वल होता है, दैट इज रॉन्ग। हर समय नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल नहीं होता है, उसका उसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे वो नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक एग्जांपल ये भी है कि हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, mg cos थीटा। क्लियर होगी बात सबको। एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। 10 kg ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग से हमने इसको बांध दिया है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फटाफट निकालो क्या होगा। और यहाँ पे हमको एंगल दिया गया है 37 डिग्री।
आया किसी का आंसर? सबको ही दो। हाँ ठीक है। सही है, बाकी लोग भी दो आंसर। वापस ज्वाइन नहीं करना है, सबको इसका आंसर दो। टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने बोला गया ना, तो टेंशन किधर लगेगा, ऐसा लगेगा। और ये इधर कौन सा लगेगा, ये नीचे नहीं गिर रहा है ब्लॉक, क्योंकि इसको स्ट्रिंग पकड़ के रखा हुआ है। नीचे ये लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एफ जी साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी कितना है, एम तो 10 है, 10 इंटू 10 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5 होता है ना, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा ना। टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। आई बात समझ में? नॉर्मल फोर्स निकालो, क्या होगा ब्लॉक के ऊपर, ऑन ब्लॉक। सही है, बाकी लोग भी दो आंसर। और सबको दो आंसर, इजी दी क्वेश्चन है, इस पे क्या है बताओ। सबको आंसर दो, फटाफट देना चाहिए तुम लोग को आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी दो। सही है, वेरी गुड।